न्यू स्टूडेंट। मैं अमित कुमार आइए आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे सेकंड क्लास में। फिर से आप अगर आपने हमारे फर्स्ट पीरियड का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे यानी कि हम आज जानेंगे कि इस क्लास में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है। आज हम जानेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। हमने पिछली वीडियो में भी केमिकल इक्वेशंस के बारे में स्टडी बताया हुआ है, इसलिए आप पहले वो वीडियो देख रहिए ताकि इस वीडियो को आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद जानेंगे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस के बारे में, यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं ये जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, यानी कैसे एक केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं। चलिए आज की क्लास में हम यही 3 टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। हम यहाँ पे बस इसके डिफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि केमिकल्स रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशंस। कोई भी केमिकल्स रिएक्शंस होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं, और ये जब केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं यही हमारा केमिकल इक्वेशंस होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक केमिकल रिएक्शंस है। ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शंस है। अब इस केमिकल रिएक्शंस को अगर हम इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम Mg+O2 और एरो का साइन देकर के 2MgO प्लस एनर्जी लिखते हैं तो ये एक केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये एक केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। उसके बाद इसका एक और भी हम एक और डिफिनेशन की बात करें तो वो हमारा है डिस्क्रिप्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म, यानी कि फिर से बता दो डिस्क्रिप्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डिस्क्राइब में होता है, वो लंबे चौड़े होते हैं। अगर उन लंबे चौड़े केमिकल रिएक्शंस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसी को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, पर ये भी एक लाइन का एक सेंटेंस का है, पर इसको हमने क्या किया तो इसको हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यानी कि हमने क्या लिखा, बस Mg+O2 और एरो साइन देके MgO प्लस एनर्जी बता दिया। बस इतने से ही हमारा केमिकल इक्वेशंस बन गया। यानी वही कहा जा रहा है डिस्क्रिप्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? तो डिस्क्रिप्शन होता है किसका? केमिकल इक्वेशंस का। जो भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बड़े बड़े होते हैं। अगर हम उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसी को हम लोग केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। आइए तीसरा डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। या फिर इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है अगर उसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं इसी को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। किसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं? तो जो केमिकल रिएक्शंस होता है अगर उनको हम सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिखाया गया है आपको कि मैग्नीशियम बर्न हो रहा है एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इसी को मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? तो Mg होता है एलिमेंट सिंबल। उसके बाद से एयर क्या होता है? तो जनरली एयर O2 होता है, इसमें ज़्यादा O2 के अमाउंट ज़्यादा होता है इसलिए हमने O2 लिखा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, यानी कि इसका हमने क्या लिखा है? सिंबल लिखा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है MgO। चलिए तो यानी कि ये क्या हुआ? Mg+O2 क्या हुआ? 2MgO। ये एक केमिकल इक्वेशंस हुआ। ये क्या हुआ जी? तो ये केमिकल इक्वेशंस हुआ। चलिए आइए आगे की बात करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का सिंबल होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया, ये एक एलिमेंट है और इसका हमने सिंबल यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस में यूज किया है। तो वही कह रहा है कि इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या होता है केमिकल इक्वेशन में? तो केमिकल इक्वेशंस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सिंबल का यूज करते हैं।
या फिर उनका केमिकल फार्मूला का यूज करते हैं। केमिकल फार्मूला जैसे यहाँ पे हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये केमिकल हुआ, ये क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक केमिकल हुआ और इसका जो फार्मूला है MgO, ये इसका सिंबल हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कह रहे हैं इट इन्वॉल्व ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट या केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। साथ ही साथ हम इसका फिजिकल स्टेट के बारे में भी मेंशन करते हैं, यानी कि हमने Mg जो लिया था वो लिक्विड था या गैस था या सॉलिड था, वैसे ही O2 हमने जो लिया वो क्या था और MgO जो हमने लिया वो क्या था, यानी कि वो किस स्टेट में था, फिजिकल स्टेट सॉलिड में था या लिक्विड में था या गैस में था, ये भी इन्वॉल्व होता है केमिकल इक्वेशंस के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो कहा जाए द नेसेसरी कंडीशंस such as temperature, pressures or any catalyst should be written on the arrow between the reactant and product। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक तरफ रिएक्टेंट है और एक तरफ प्रोडक्ट है और इसके बीच में एक एरो का साइन दिया गया है। इस एरो के साइन पे हम लिखते हैं टेम्परेचर, यानी कि अगर हम इसके बीच में टेम्परेचर यूज हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। अगर हम इसे प्रेशर के थ्रू रिएक्शन करा रहे हैं तो उसको भी हम इसी के ऊपर लिखेंगे, या फिर अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं इसके अंदर तो वो भी हम इसी एरो के ऊपर लिखेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर्स या एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन द एरो, यानी कि रिटन ऑन द एरो यानी कि इसके ऊपर हम लिखते हैं। चलिए अब बात आते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है। आइए बताता हूँ कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, तो ए सब्सटेंस दैट मेक ए केमिकल रिएक्शंस हैपन फास्टर, यानी कि वैसे सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शंस को तेज कर देते हो। एग्जांपल में बताऊं मैं अगर, तो आपने देखा, आपको अगर माचिस और कुछ लकड़े दे दी जाए जलाने के लिए तो उसको शायद जलाने में थोड़ा समय लग जाएगा, पर जैसे ही उस पर हम पेट्रोल डालते हैं उसके बाद हम आग जलाएं तो वो बहुत ही तेजी से जलना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पेट्रोल काफी हाईली इनफ्लेमेबल होता है, बहुत तेजी से जो ज्वलनशील होता है और बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे जो पेट्रोल हुआ वो क्या हुआ, तो वो एक कैटालिस्ट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, तो कैटालिस्ट कहलाएगा। क्यों कैटालिस्ट कहलाएगा, क्योंकि पहले वही लकड़ी धीरे धीरे जलेगी और जैसे हम उसमें पेट्रोल डालते हैं तो वो काफी तेजी से जलना शुरू कर देता है, यानी कि वो कैटालिस्ट है। वही कहा जा रहा है कैटालिस्ट क्या होता है, तो एक सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर देता है। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको कैटालिस्ट समझ में आया होगा और ये सारे पॉइंट्स भी आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसमें हम क्या क्या बारे में कैसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशंस को, इस बारे में जानते हैं। चलिए पहला हमारा है द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनको हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे Mg प्लस O2, ये जो Mg प्लस O2 जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है, किस साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। यानी जब लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। और इनके बीच में क्या है, अगर एक से अधिक एलिमेंट होते हैं तो इनके बीच में हम प्लस साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक Mg है और एक O2 है, तो इनके बीच हमने प्लस साइन का यूज किया है। साथ ही साथ जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो ऑलवेज रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन राइट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। और अगर प्रोडक्ट होता है तो वो हमारे राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, साथ ही साथ प्लस के साइन से। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे MgO जो है वो क्या है, तो वो एक प्रोडक्ट है और इसको हमने राइट हैंड साइड में लिखा है। साथ ही साथ इसमें भी हम प्लस का यूज किए हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उसके इसमें कहा जा रहा है कि एन एरो सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। और एक एरो का भी यूज करते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों को बांटता है। जैसे कि ये एरो देख रहे हैं, ये इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, द एरो हेड पॉइंट टू यार्ड द प्रोडक्ट। और साथ ही साथ इस एरो का
जो पॉइंट होगा, हेड पॉइंट होगा, वो हमेशा कहाँ होगा, तो प्रोडक्ट की तरफ होगा। कहाँ होगा, जैसे कि MgO ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होगा। एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, साथ ही साथ ये क्या बताता है, तो ये एरो बताता है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो किस दिशा की ओर हो रहा है, यानी कि MgO रिएक्टेंट है और ये एरो बता रहा है कि Mg प्लस O2 जो मिलकर के बना रहा है वो MgO बना रहा है, यानी कि ये MgO एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये एरो हमेशा इसी की तरफ होगा, यानी कहने का मतलब ये कि जो एरो हेड होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड की ओर होता है, ये कहें तो प्रोडक्ट की तरफ होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहा जा रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन रिटेन इन फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि वैसे केमिकल इक्वेशन जिनको हम केवल सिंबल फॉर्म ऑफ सिंबल, यानी कि जो भी एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट का सिंबल लिख दें या फिर केमिकल का फॉर्मूला लिख दें, उसे हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सच एन इक्वेशन मे नॉट बी बैलेंस्ड, और ये जो इक्वेशंस होते हैं वो बैलेंस नहीं होते, यानी कि बराबर नहीं होते। क्या बराबर नहीं होते, चलिए आइए हम उसके बाद में जानेंगे क्या बराबर नहीं होते और किसे बराबर कहते हैं। चलिए फिर से बता दूं मैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस में तो कहा जा रहा है कि केमिकल इक्वेशन रिटन इन फॉर्म ऑफ सिंबल, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो होते हैं जिनमें केवल एलिमेंट का सिंबल लिखा होता है या फिर कोई केमिकल फार्मूला लिखा होता है, उसी को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। और ये जो इक्वेशंस होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं, यानी कि बैलेंस नहीं होते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे Fe लिया गया है, यानी कि आयरन, और H2O लिया गया है। Fe क्या है, तो एक आयरन एलिमेंट का सिंबल है, साथ ही साथ H2O क्या है, तो एक केमिकल फार्मूला है, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो Fe3O4 प्लस H2 बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसमें हमने केवल सिंबल यूज कर लिया और फार्मूला यूज कर लिया, और साथ ही साथ ये बैलेंस नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe जो है वो उसका 3 है, Fe क्या है, 3 है, और यहाँ पे सिंगल Fe है, तो इसलिए ये बैलेंस नहीं है। तो ये स्केलेटल जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो अनबैलेंस और फॉर्मूले ही होते हैं, इसी को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इस तरह की इक्वेशंस को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए अब केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं, चलिए वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि अब बात आती है कि यहाँ पे हम क्यों केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी होता है। हम क्या केमिकल इक्वेशन को वैसे ही नहीं छोड़ देंगे कि उसे बैलेंस करना जरूरी होता है, तो नहीं, हम उसको एक ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। क्यों, क्योंकि साइंस का बहुत बड़ा रूल है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि कभी खत्म नहीं होता। और अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे केमिकल इक्वेशंस को, इसका मतलब है मास कहीं ना कहीं खत्म हो जा रहा है, जो कि बिल्कुल साइंस इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो इसी यानी कि ये जो रूल है, इसी के रूल की वजह से हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रूल है, जिसके वजह से हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं ये लॉ में क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी मैटर्स होते हैं, नाइदर यानी कभी नहीं वो बनते हैं, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है उसमें तो ना ही कोई नए पदार्थ बनते हैं और ना ही वो खत्म होते हैं। कहना है मतलब ये नया पदार्थ बनेगा, मतलब ये नहीं कि कोई नया सब्सटेंस नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नया प्रोडक्ट तो बनेगा पर उसमें इंटरचेंजिंग होगा, यानी कि जैसे दूध से दही कब बन जाना, पहले दूध था और दही, फिर उसको दही बना। ऐसा नहीं कि दही एक नया सब्सटेंस नहीं है, दही एक नया प्रोडक्ट तो है, पर वो बना किससे है, दूध से ही बना है। जितना दूध होगा उतनी ही दही होगा, ऐसा नहीं कि दूध कम हो और दही ज्यादा हो जाए, या फिर दही ज्यादा हो और दूध कम हो। ठीक है, यानी कि मास नाइदर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता, तो ये बताता है मैटर जो होता है नाइदर क्रिएटेड होता है और न ही डिस्ट्रॉय होता है। जो जितना मैटर होगा उतना ही उसका प्रोडक्ट
बनेगा। जैसे जितना ही लीटर दूध होता है उतना ही किलो दही बनता है। चलिए आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता है जा रहा है कि सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं एंड जितने एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ होते हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए जी, दोनों सेम होने चाहिए। कौन सेम होना चाहिए, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल। यानी कि जो भी केमिकल्स इक्वेशंस होगा उसमें नंबर ऑफ एटम जितने भी होंगे लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। फिर से एक बार इस पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया कि एक केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम, केमिकल इक्वेशंस में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड के हों चाहे वो राइट हैंड साइड के हों वो हमेशा ही इक्वल होने चाहिए, तभी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएंगे, नहीं तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहलाते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे आप देख रहे हैं Fe जो है एक एलिमेंट है और इसका कितना एटम है, तो इसका 3 एटम ने Fe का यूज किया है। और साथ ही साथ तो आप इधर में हो कि यहाँ भी Fe का एटम जो है वो 3 है, यानी कि दोनों तरफ क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी Fe जो है वो इक्वल है। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमने यूज किया है और वो 2 टाइम, ठीक है, उतना ही हाइड्रोजन इधर भी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें हम स्टेप वाइज बैलेंसिंग को सीखेंगे, यानी कैसे हम कैसे कर सकते हैं, आइए इसको हम समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है राइट ए केमिकल इक्वेशंस। क्या करना है, पहले हमें केमिकल इक्वेशंस लिखना है। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अभी मैंने बताया, सिंबल को पहले लिख देंगे एंड ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, और जो भी फार्मूला होगा उसके चारों तरफ हमें क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंज हमें नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने Fe क्या है, तो Fe एक एलिमेंट है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, और H2 एक कंपाउंड है। साथ ही साथ यहाँ भी एक कंपाउंड दिख रहा है और आपको यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है। चलिए तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने पहले केमिकल इक्वेशंस के सिंबल को हमने एक बॉक्स में लिख दिया है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। चलिए अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। हम कहा जा रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम। क्या कहा जा रहा है, तो काउंट द नंबर ऑफ एटम, हमें नंबर ऑफ एटम को काउंट करना है ऑफ ईच एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कितने एटम यूज किए जा रहे हैं इसको भी काउंट करना है ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन, दोनों तरफ के। जैसे कि Fe जो है, आइए देखते हैं कैसे काउंट करते हैं। चलिए यही ना हमारा केमिकल इक्वेशन था, वहां पे Fe प्लस H2O जो प्रोडक्ट और जब प्रोडक्ट बनता है Fe3O4 प्लस H2O। आइए इसको हम काउंट करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने एक तरफ लिख दिया, एलिमेंट में कौन है, Fe है और हाइड्रोजन यानी कि H है और ऑक्सीजन है, यानी कि हमने Fe, H और O हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम बात करेंगे रिएक्टेंट की तरफ, यानी नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड, यानी जो रिएक्टेंट साइड है कितने नंबर ऑफ एटम है। यानी Fe की बात करें तो Fe कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। और हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे H जो देख रहे हैं आप वो 2 देख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और साथ ही साथ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने है, तो 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। चलिए अब हम बात करते हैं इस साइड को, तो कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ देखेंगे कितने एटम हैं प्रोडक्ट साइड में, यानी Fe3 में यहाँ पे दिख रहे हैं Fe जो है वो 3 एटम्स लिए हुए है, तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद से जो H है वो 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। और O जो है वो 4 एटम लिए हुए, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे O जो है वो 4 है और एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ 2 है, तो एक तरफ 2 है, यानी कि ये तो बैलेंस है। और एक और
तो रिएक्टेंट की तरफ एक ही Fe है और प्रोडक्ट की तरफ 3 Fe हो जा रहा है, 3 एटम हो जा रहे हैं Fe के। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट की तरफ एक ही एटम है ऑक्सीजन का और प्रोडक्ट की तरफ उसी ऑक्सीजन के 4 एटम की। ये जो हुआ ये अनबैलेंस इक्वेशन हुआ और इसी अनबैलेंस इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो आइए आगे की स्टेप को हम देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, कहा जा रहा है कि इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जो भी नंबर ऑफ एटम होगा एलिमेंट का उसके जो मैक्सिमम नंबर होंगे उनको हम आगे उस एलिमेंट के हम आगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम यही इक्वेशन से Fe है प्लस 4H2 हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि हमने यहाँ पे 4 लिखा। अब ये बात 4 क्यों लिखा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 4 लिखेंगे तो ये इसमें * हो जाता है, यानी कि 4 हाइड्रोजन 2 हैं और ये 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन के हो गए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे O जो है वो 4 एटम है, तो अब बैलेंस हो गया ना O4, क्या हो गया जी, बैलेंस हो गया ना जी O4, और यहाँ भी O4 हो गया। पर अब यहाँ पे H जो 2 है वो तो ज्यादा हो, और यहाँ पे तो 2 ही है, यहाँ पे 8 हो जा रहे हैं, यानी 4 × 2 = 8, और यहाँ पे तो 2 ही है। और यहाँ पे Fe भी है वो 1 है, और इस साइड प्रोडक्ट साइड 3 Fe है। तो अब इसको भी बैलेंस करना है, आइए आगे देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इसमें कहा जा रहा है कि स्टेप 4 में ट्राई टू इक्वलाइज केमिकल ऐसा कोई भी कंपाउंड होगा ही नहीं जिसमें H2O4 हो, हमेशा जो होता है वो H2O ही होता है। इसलिए हम यहाँ पे 4 ना लिख करके हमने यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है ना। अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार इस थर्ड और फोर्थ ऑफ एलिमेंट हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जो भी एटम्स हैं अगर उनका जो मैक्सिमम नंबर होता है वो क्या करेंगे तो हम उनके पहले लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे O4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4 है, तो हमने इसको यहाँ पे उसको 4 लिखा है। यही बात इसमें बताई गई है। उसके बाद कहा जा रहा है स्टेप 4 में कि ट्राई टू इक्वलाइज ऑल एटम ऑफ एलिमेंट, यानी जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट के, चाहे वो रिएक्टेंट के हों या प्रोडक्ट के हों, उनके हम क्या करते हैं प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट, तो हम लोग कोफिशिएंट के रूप में उनके सामने उनके पास लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में Fe3 था तो हमने Fe के आगे 3 लिख दिया, साथ ही ये 4H2O और यहाँ पे 4H2O हम H2 कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाउ ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट आर, यहाँ पे देख 3 एलिमेंट वो दोनों ही साइड इक्वल है। कैसे इक्वल है तो आइए देखते हैं। Fe जो 3 है, Fe जो है वो इस साइड 3 है और प्रोडक्ट साइड भी Fe जो है ये 4 × 2 यानी कि हाइड्रोजन के 8 एटम हो गए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन के भी 8 एटम हो गए, यानी 4 × 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए, यानी कि जितने एटम Fe के इस साइड हैं उतने ही एटम Fe के इस साइड भी हैं, जितने ही एटम H2 के इस साइड हैं उतने ही एटम H2 के इस साइड भी है, और जितना ही एटम इस साइड है रिएक्टेंट की तरफ उतना ही ऑक्सीजन का एटम इस साइड भी है। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल है, यानी कि राइट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट है वो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। चलिए, तो ये हमारा जो केमिकल इक्वेशंस हो गया ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, और क्या है इसमें। तो स्टेप जो 5 है, कहा जा रहा है कि राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हमें बताया जा रहा है कि हमें क्या करेंगे, तो राइट करेंगे उसके फिजिकल स्टेट के बारे में, यानी कि जो भी रिएक्टेंट होंगे और जो भी प्रोडक्ट होगा उनका फिजिकल स्टेट हम क्या था इसको भी लिखेंगे, जैसे कि वो लिक्विड थे, गैस थे या फिर सॉलिड था। इसके फिजिकल स्टेट को भी हम लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है जो Fe है वो 3 है और H2O है वो हमने गैस के फॉर्म में लिया है, और Fe3O4 है जो सॉलिड के फॉर्म में बना, और H2 जो था वो गैस के फॉर्म में बना। चलिए, तो अब आगे की बात करते हैं हम। चलिए, यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट है इसके लिए हम S का यूज करते, सिंबल का यूज करते हैं, और कोई लिक्विड स्टेट होता है तो उसका हम L का यूज करते हैं, और गैस स्टेट हो तो हम G का यूज करेंगे, और अगर वो एक्वस सॉल्यूशन से एक्वस हो तो हम AQ का यूज करते हैं। फिर से बता दूं मैं, अगर हम जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, अगर हमने सॉलिड रिएक्टेंट लिया है तो उसके लिए हम S लिखेंगे, अगर लिक्विड रिएक्टेंट लिया है तो हम उसके लिए L लिखेंगे, और हमने गैसेस स्टेट लिया है रिएक्टेंट में तो हम G लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, और यहाँ पे हमने सॉलिड लिखा है। साथ ही साथ अब 6 स्टेप कहा जा रहा है। चलिए, उसके बाद से टेम्परेचर है, गैस फॉर्म है, गैस। चलिए इसको समझते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं तो फिर समझ में आएगा। कहा जा रहा है कि स्टेप 3 राइट नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट ऑन एरो अबव या बिलो, यानी कि जो एरो देख रहे हैं इस पे हम टेम्परेचर या फिर प्रेशर्स या कैटालिस्ट को शो करते हैं, यानी जो भी इसमें टेम्परेचर यूज करेंगे या फिर जो भी प्रेशर होगा या फिर जो भी कैटालिस्ट होगा उसको हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट चलिए इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। आइए हम जान लेते हैं कि हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इन सभी को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। चलिए, धन्यवाद।